हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 20 फरवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रीलिम क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है 9999 रुपीज़ में। तो इट इज़ ऑलरेडी एट द चीप प्राइसेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेपरेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट हो जाए एंड साथ ही साथ टेस्टिंग भी हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करके हम बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आए हैं। दोनों का कॉम्बो है। इंडिविजुअली अगर आप ख़रीदना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, आपकी श्रद्धा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ ख़रीदें, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं अलॉन्ग विद द फ्री वीडियोस जो हम ऑफ़र कर रहे हैं आपको। ठीक है जी। तो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, जिसको आज ही कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो इसका टारगेट क्या है? सबसे पहले तो कि जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है एज वेल एज एक्सपोर्ट्स हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम एंड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इस वाले सेक्टर से हम अराउंड $400 बिलियन कमा लें बाय 2025। तो ये हमारा टारगेट है। इतना टर्नओवर रखने का गवर्नमेंट का जो अंदाज़ा है कि हो जाएगा इस टाइम तक। ठीक है जी। एंड इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें इस पॉलिसी में, तो सबसे पहले तो हमें एक इकोसिस्टम ऐसा बनाना है कि जो हमारा ESTM सेक्टर है उसको हम ग्लोबली competitive बनाएं एंड जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एक्सपोर्ट है उसको हमने इंक्रीज़ करना है। मोरओवर कुछ इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। सबसे पहले जो इंसेंटिव है वो कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अगर आप बना रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। मोरओवर स्पेशल इंसेंटिव्स हैं फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें हाई टेक एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है एज वेल एज ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं। एंड इसके बाद इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं टू एनकरेज न्यू यूनिट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। तो बोथ ग्रीन फील्ड एज वेल एज ब्राउन फील्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं दोनों को प्रमोट करने की ट्राई कर रही है गवर्नमेंट। एंड इसके बाद जो मैन पावर की स्किलिंग एज वेल एज री स्किलिंग है, इनके लिए भी जो इंसेंटिव्स हैं वो अवेलेबल हैं। एंड अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स 5G तो एंड इसके बाद ड्रोन्स, नैनो बेस्ड डिवाइसेस, तो इन सब का दौर आ रहा है। तो इंडिया शुड बी एडुकेटली प्रिपेयर्ड एंड इसीलिए जो इनके सब सेक्टर्स हैं इनको भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रमोट करने की ट्राई करी है इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट। एंड इसमें एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सॉवरेन पेटेंट फंड बनाने की प्रोविज़न रखी है कि जो हमारी ESTM सेक्टर है उसमें जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे उनको भी प्रिजर्व किया जा सके। एंड फाइनली जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल है उसको भी इम्प्रूव करना है। तो ठीक है जी, कुछ इंसेंटिव्स की बात है, एक टारगेट है हमारा एंड जो उसका आई शुड से सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे IP या फिर साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल, इन सब चीज़ों को का एक अच्छा सा मिश्रण है ये नई पॉलिसी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। GS3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं रिसेंटली मेट विद सम एक्सीडेंट्स फॉर वन और द अदर रीज़न, तो इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास MiG-27 एयरक्राफ्ट है जो कि सोवियत ओरिजिन का है एंड इट इज़ अ एयर टू ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। ठीक है जी। एंड इसको HAL ने जो लाइसेंसिंग के बाद प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया इंडिया में ही, एंड इसको रीनेम करके इसका नाम रखा गया बहादुर। एंड प्रेजेंटली ये इंडियन, कज़क एंड श्रीलंकन एयर फोर्सेस में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी। एंड इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया था इन 1984। तो एज सच एयर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे हम 3 एयरक्राफ्ट पढ़ेंगे तो उनको क्रोनोलॉजी वाइज आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। आगे है ये हमारे पास MiG-27 है। आगे हमारे पास हॉक एयरक्राफ्ट है। तो ये ब्रिटिश एयरक्राफ्ट है विच इज़ अ सिंगल सीट एयरक्राफ्ट फॉर ग्राउंड अटैक। तो अगेन दोनों की जो स्पेशलिटी है वो सेम है, एयर टू ग्राउंड अटैक। एंड इसको हम फ्लाइंग ट्रेनिंग एंड वेपन ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं इंडियन एयरफोर्स में। एंड ये 2008 में एंटर हुआ था हमारे इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में। एंड इट इज़ स्टिल इन प्रोडक्शन इन UK एंड अंडर लाइसेंस इन इंडिया बाय HAL। तो इसको भी HAL ही बना रहा है इंडिया में अंडर द लाइसेंस फ्रॉम UK। तो ये हमारे पास है हमारा हॉक एयरक्राफ्ट विच रिसेंटली मेट विद द एक्सीडेंट, इनफैक्ट येस्टरडे ओनली। एंड इसके बाद हमारे पास मिराज 2000 है जो कि फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन जेट फाइटर है जिसको डासो एविएशन ने बनाया है। ये वही डासो है जिनका प्रेजेंटली रफाल के कॉन्टेक्स्ट में हम काफ़ी न्यूज़ में देख रहे हैं इनको। एंड इसके प्राइमरी यूजर्स कौन से हैं? फ्रांस, UAE, ताइवान एंड इंडिया। एंड इसको 1985 में इंडक्ट किया गया था। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें मिराज के बारे में, एंड दिस इज़ मिराज 2000।
ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विमेंस लाइवलीहुड बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, जो कि 5 ईयर टेन्योर 5 ईयर पीरियड के बॉन्ड्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनको लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक, यूएन विमेन एंड सिडबी ने मिलकर। एंड इनका इनिशियल कॉर्पस 300 करोड़ रुपीज़ का है। सिडबी इसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करेगा एंड ये जो फंड्स हैं उनको चैनल करेगा टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स through participating financial intermediaries like banks, NBFCs और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो सिडबी वर्ल्ड बैंक एंड यूएन विमेन के बीच में इंटरमीडियरी बन रहा है एंड ये प्रोवाइड करेगा थ्रू वेरियस बैंक्स एंड NBFCs या फिर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू टू द फंड्स टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स। एंड इट विल एनेबल individual women entrepreneurs in sectors like food processing, agriculture, services and small units to borrow rupees 50,000 to 3 lakh। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंक्लूडेड है, फूड प्रोसेसिंग भी है एंड सर्विसेज एंड अदर स्मॉल यूनिट्स भी है। तो ऐसा कोई बार नहीं है कि स्पेसिफिक इन सर्विसेज के लिए ही ये बॉन्ड्स होंगे। ये बॉन्ड्स जो स्पेसिफिक हैं वो किस लिए हैं, फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड मोरओवर इंडिविजुअल विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो पहले जो ज़्यादातर हमारे पास स्कीम्स आती थी वो ग्रुप्स के लिए होती थी, लेकिन इसने अब जो फोकस है वो इंडिविजुअल बोरोइंग पर कर दिया है। एंड मोरओवर जो पहले डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो कि गवर्नमेंट के थ्रू यूजुअली होता था, उससे अब चीज़ों को मूव किया जा रहा है कि थोड़ा मार्केट फाइनेंस प्रोग्राम्स की तरफ बढ़े हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सर। एंड इनकी एक जो खास चीज़ क्या है या फीचर्स आई वुड से, ये अनसिक्योर्ड हैं कि इनके एवज में आपसे कुछ कोलैटरल नहीं रखा जा रहा। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि अनलिस्टेड है, जो हमारे स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर इनकी ट्रेडिंग नहीं होगी। एंड जो इन्वेस्टर हैं जो डेट इशू करवा रहे हैं, जो डेट दे रहे हैं, उनको 3% का प्रीमियम है इसमें, लेकिन जो इसके इंटरेस्ट हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को देने होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या है 13 to 14% विच और लेस, बट विच इज़ स्टिल ग्रेट डील। लेकिन सिंस ऐसे कुछ कदम उठाए जा रहे हैं तो इन फ्यूचर में भी जो रेट्स हैं हमारे पास काफ़ी कम आए एंड अकॉर्डिंगली इनके फ़ायदे उठाए जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक, यूएन विमेन एंड सिडबी इन्वॉल्व हैं इसमें। एंड जो लिमिट है उठाने की कर्जा, दैट इज़ रुपीज़ 50,000 to 3 lakh एंड इंडिविजुअल विमेन को दे रहे हैं, कोई ग्रुप्स इन्वॉल्व नहीं है इसमें। एंड अनसिक्योर्ड अनलिस्टेड बॉन्ड्स हैं ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी एरे, जिसको लोफर भी बोलते हैं, तो ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। तो इससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं रेडियो एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो यूज़ है वो क्या है कि जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं जब कोई मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं, चाहे वो ब्लैक होल्स हों चाहे वो प्लैनेट्स हों, जब वो एक दूसरे के साथ या बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो तब ये जो रेडियो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ये रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। एंड इन्हीं को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये रेडियो टेलीस्कोप है। तो ये लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है इन द वर्ल्ड एंड लोकेटेड है नेदरलैंड्स में। एंड इसका काम क्या है कि एक तो जो फर्स्ट गैलेक्सीज़ हैं उनको, उनके ओरिजिन के बारे में रिसर्च करना, ब्लैक होल्स एंड गैस क्लाउड्स, तो इन सब के बर्थ के बारे में, बर्थ ऑफ यूनिवर्स, इन सब के बारे में रिसर्च करना इसका काम है। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टेलीस्कोप्स, कैसे कि ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज में काम कर रहा है जो बाकी जो टेलीस्कोप्स हैं वो नहीं कर रहे इस रेंज में। तो इसलिए जो अनएक्सप्लोर्ड रेजोल्यूशन एज वेल एज सेंसिटिविटीज़ हैं उनको ये एक्सप्लोर कर रहा है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में। रेंज एज सच याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 30 to 200 मेगाहर्ट्ज़ है। एनी हाउ, तो जो फीचर्स क्या हैं इसके स्पेसिफिकली, कि एक तो जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। मोरोवर जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज्ड है वो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। इनफैक्ट इसको फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेलीस्कोप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है एंड इसका साइज़ ऑलमोस्ट it is the size of a football field, and it will detect signature of epoch of reionization, the period of history from the so-called dark ages to the generation of the light from the first stars and galaxies। तो सबसे पहले जो इसकी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसके थ्रू हम डिटेक्ट करना चाहते हैं द एपोक ऑफ रीआयनाइजेशन।
रियनाइजेशन एपोक का मतलब क्या है कि वो पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स जब डार्क एजेस थे। कहने का मतलब है कि जब अभी जो जनरेशन ऑफ लाइट थी फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्स, जब जो फर्स्ट गैलेक्सीज या जो भी उस टाइम पर कोई सेलेस्टियल बॉडीज़ थी जो लाइट प्रोड्यूस कर रही थी, तो उनसे पहले के जो डार्क एजेस हैं तब से लेके प्रेजेंट तक, इसको हम इपो ऑफ रियनाइजेशन बोलते हैं। तो इसको भी हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, इसके सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस हमारा टेलीस्कोप। एंड ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसने कुछ 3 लाख न्यू गैलेक्सीज ढूंढी हैं, एंड जिसकी वजह से जो हमारा आई शुड से जो यूनिवर्सल मैप है वो अब बड़ा हो गया है कंपेयर टू द अर्लियर डेज। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ब्रैम्बल के मेलिमिस है। तो ये है क्या, ये एक एक्सटिंक्ट हो चुका रोडेंट है, एक रैट की स्पीशीज़ है जो ग्रेट बैरियर रीफ के अराउंड मिलती थी एंड ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली। एंड ये पहला ऐसा मैमल है जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया है। एंड इट लिव्ड सोली ऑन द टाइनी आइलैंड ऑफ द टोर्स स्ट्रेट। तो टोर्स स्ट्रेट है बिटवीन पापुआ न्यू गिना एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मैं अभी मैप भी दिखा दूंगा आपको। तो वहाँ पर ये लोकेटेड है, ये जो आइलैंड है, एंड वहाँ पर इट यूज टू लिव, लेकिन नाउ इट इज़ एक्सटिंक्ट। एंड IUCN का कहना है कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें सबसे ज़्यादा रेट है ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ बेयरिंग द ब्रंट ऑफ आई शुड से क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एनिमल एक्सटिंक्शन है या वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन है वो हो रही है ऑस्ट्रेलिया में ही। एंड ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो एक्सटिंक्शन हुई है ये हुई है ड्यू टू द ओशन इंडनेशन ऑफ द लो लाइंग के। तो ये जो लो लाइंग आइलैंड था, ओशन का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो इंक्रीज़ हो गया, एंड उसकी वजह से जो आइलैंड है इट गॉट सबमर्ज्ड, एंड जिसकी वजह से उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गया एंड द रोडेंट गॉट एक्सटिंक्ट जी। तो दिस वाज द रोडेंट। आगे हमारे पास ये है पापुआ न्यू गिना, एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पर है टोर्स स्ट्रेट। ठीक है जी। एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। So that is all for today. Thank you for watching. Bye bye.